नमस्कार। बजट डिकोडिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। वो इस वजह के साथ क्योंकि ये बजट अपने आप में बहुत अहम था। पहले हमने सोचा कि क्यों ना इस बजट को हम पहले स्टार्टिंग करें मंगलवार से, फिर बुधवार सोचा, फिर लगा कि नहीं, इसको क्या है कि पहले एक बार सब चीज़ों से क्लियर हो जाए, शांति से आराम से बैठ के इस बजट के बारे में चर्चा करेंगे। और इस बजट को लेकर क्योंकि ये पूरे एक साल का लेखा जोखा है, अगले साल फिर आएगा। अभी एक साल तक पूरे इसी फ्रेमवर्क में हमको चलना है और सरकार इस फ्रेमवर्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें अलग अलग बजट के हिसाब से भी बोलती रही है, कहती रही है। तो इन सबको हम एक लाइन से खींचेंगे। तो सब चीजों को समझने के लिए हमने देखा कि एक नहीं बल्कि कई सेक्टर ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में प्रभावित होने वाले हैं। हमने कई फिल्टर्स लगाए, कई तरह की चेकिंग की, बजट को पूरा रीड किया, फिर पता लगा कि 7 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे सरकार की नीयत बहुत तेजी से काम करने की है। उन 7 सेक्टर्स को लेकर हम आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला स्टॉक मार्केट को लेकर होगी, फिर फिनटेक को लेकर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को लेकर, एक और सेगमेंट है जो कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है, बियर्स एंड वाइन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। एक और है एमएसएमई, सरकार जिसको इस देश की जान बोलती है, स्टार्टअप इंडिया जिसके बेस पे नई अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है, एजुकेशन, सरकार तस्वीर बदलना चाहती है इसकी, और एक और सेक्टर है वह रियल एस्टेट जो कि सबसे ज्यादा जॉब जनरेट करता है और पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाता है। सरकार ने अपने मेगा प्लान के तहत स्मार्ट सिटीज से लेकर सस्ते ब्याज दरों की पूरी झड़ी सी लगा रखी है। इन सभी सेक्टर्स पे आज मैराथन यानी कि बजट 2021 जो डी कोडेड की ये सीरीज हमने शुरू की है। तो आप हमारे साथ आज बने रह सकते हैं। आज सुबह 10 बजे से लेके 6 तारीख, आज सुबह 10 बजे से लेके टिल 3 साढ़े 3 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। खैर, मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। पहला सेगमेंट हमारा स्टॉक मार्केट का है, आप जानते रहेंगे। दूसरा सेगमेंट हमारा फिनटेक का होगा, तीसरा वाइन्स का, चौथा फिर हमारा सेगमेंट होगा एमएसएमई, पांचवा हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे, फिर एजुकेशन की, और फिर लास्ट में रियल एस्टेट को लेकर भी चर्चा होने वाली है। लेकिन ठीक उससे पहले स्टॉक मार्केट के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आज आशीष क्याल है जिनसे हम चर्चा करेंगे। और आशीष जी को आप जानते हैं, ये न केवल ऑथर हैं बल्कि बाजार के बहुत सुलझे हुए एक पार्टिसिपेंट्स भी हैं। और एक और अच्छी चीज है आशीष जी के साथ कि ये रोज की जो बाजार है उसको तो देखते देखते हैं, प्लस मैक्रो लेवल पे जो चीजें हो रही होती हैं उसका भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरे को पता है आपका शेड्यूल आज बहुत टाइट था, बट आप हमारी रिक्वेस्ट से आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ विवेक करवा भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही मेरे साथ विवेक मित्तल भी जुड़ेंगे। विवेक करवा जी के बारे में आपको पता ही है, विवेक जी को हम अपने तर्क एनालिस्ट बोलते हैं। ये रीजनिंग वाले एनालिस्ट हैं, ये ना फंडामेंटल है ना ही टेक्निकल्स हैं, ये वो हैं जो आपको ग्राउंड चेक दे रहे होते हैं। विवेक मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक मित्तल के बारे में आपको पता ही है कि ये तो अर्निंग्स के बिल्कुल अच्छे माहिर खिलाड़ी हैं। छोटे शेयर और उसके साथ साथ में जो ऊंची छलांग लगाते हैं छोटे शेयर्स, उसके ये गुरु हैं। तो आज 3 बड़े एक्सपर्ट मेरे साथ मार्केट्स के हैं जो कि अलग अलग फीचर्स रखते हैं अपनी, वो उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। शांति से इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि सैटरडे है, आज बाजार खुला नहीं, तो सब लोगों को पता है कि ना रेट देखने है, ना निफ्टी देखना है, ना भेल देखना है, ना गेल देखना है। आराम से इसकी चर्चा करने वाले हैं। खैर, एनी हाउ, इस बीच मेरे साथ क्रिप्टो करेंसी के भी एक मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राम, जो कि फाउंडर मेंबर हैं कॉइन डीसीएक्स के, भारत की बड़ी एक्सचेंज है, उनके वो फाउंडर मेंबर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैं आज सोचता हूँ कि सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि आने वाला स्टॉक मार्केट या आने वाला एक और ऐसा बिजनेस है जो शायद इंडिया में अच्छे से फल फूल जाएगा, वो है क्रिप्टो करेंसीज। तो इसलिए राम को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले विवेक जी के पास आते हैं। विवेक आज हमारे साथ 2 हैं, तो इसलिए विवेक करवा और विवेक मित्तल दोनों को हम विवेक पूरा नाम से बताएंगे आज। आशीष जी भी मेरे साथ हैं। पहले विवेक करवा सर, आपके पास मैं आता हूं। और जो हमने इस बार के बजट में सुना, आपने भी जाना, पहला, सरकार 2022 तक एक अच्छा कोड, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाना चाहती है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि गिफ्ट सिटी के अंदर हम कुछ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब उसको क्रिएट कर ही रहे हैं, अहमदाबाद में, आपको मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि कमोडिटीज मार्केट के लिए सभी को हम और पावर्स दे रहे हैं, ये और बढ़कर काम आएगा। उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को भी 74% कर दिया। उन्होंने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम टिपिकली बैड बैंक बोलते हैं, उसको बनाने के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। वो कह रही है कि पीएसबीज, सरकारी बैंक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा कुछ और आप सुनना चाहते थे वित्त मंत्री से? अभी तो इतना ही बोला है तो बाजार रोक नहीं रहा, आप और कुछ सुनना चाहते थे? कुछ मिस तो नहीं हुआ गया?
आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा अगर ये वित्त मंत्री बोल देती तो शायद सर्किट ही लग जाता? उस दिन सर्किट नहीं लगा। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और सबको गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। देखिए, मतलब बजट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। इनफैक्ट जो वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि ये वंस इन 100 इयर्स बजट होगा। ऑफ कोर्स ये वंस इन 100 इयर्स बजट नहीं था, लेकिन मतलब अब तक का जो भी मोदी सरकार का है, ये बेस्ट बजट था, ये मैं कह सकता हूँ। वंस इन 100 इयर्स हो जाता, अगर वो थोड़ा बहुत, अगर मतलब 10,000 20,000 का भी अगर इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को भी राहत अगर मिल जाती, तो वो वंस इन 100 इयर्स बजट भी हो जाता। अब ये मैंने आपके शो पे बात की थी या कहाँ बात की थी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये एक बार बात कर चुका हूँ कि अगर सरकार बाकी सेक्टर्स को भी, जैसे सेज आया था पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वैसा अगर लेके आ जाए, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जितने भी है आज के दिन वेलकम मूव है। गिफ्ट सिटी ले लो, या फिर आपने जो जितने भी मतलब फिनटेक के लिए है, इंश्योरेंस को ओपन अप किया हुआ है, तो इन सबसे क्या होने वाला है कि बहुत एफडीआई अंदर आने वाला है। इससे दो चीजें होने वाली है। एक तो आपका रुपी स्टेबलाइज होगा, बहुत स्टेबलाइजेशन होने वाला है, और जब ये एफडीआई अंदर आएगा, ये आपको जॉब क्रिएशन भी देने वाला है। तो ऑफ कोर्स देखो, काफी चीजें ऐसे हो सकती है कि और भी ऐड हो सकता है, लेकिन हाँ, बजट एक ऐसा है कि बैलेंसिंग एक्ट होता है, जहाँ पे आपको एक साइड में खर्चा भी करना है और एक साइड में आपको कमाना भी है। तो मैं ओवरऑल खुश हूँ। इनफैक्ट अगर आप पूछो तो मैंने जैसे बोला, 100 वंस इन 100 इयर्स नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा बजट है। और ये मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने काफी बड़ी सलामी दी है, ये हम सबको मालूम है। मतलब जो जो थोड़ा जिटरी होके रखा था, 50,000 से लेके 46 तक आया इंडेक्स, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और वो वापस अब आज मतलब 51,000 के बाजू में है। तो इतना बड़ा सल्यूट मार्केट ने दिया है, और अब तक का सबसे बड़ा सल्यूट है ये, अगर आप हिस्ट्री में देखो। तो ठीक है। ओवरऑल खुश हूं मैं। ऑफ कोर्स रोना तो कैसे भी रो सकते हैं हम, ये ही नहीं दिया ठीक है वो नहीं दिया, लेकिन हाँ, जितना भी दिया वो काफी अच्छा दिया। विवेक सर, इसमें 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे? मैं इसको 10 में से एटलीस्ट 8 दूंगा डिम्पी जी, क्योंकि मेरा 8 मार्क्स एक दोगे? ही हाँ, 8 मार्क दूंगा बस। मैंने जैसे कहा, अगर 50,000 रुपया भी अगर ये लोग टैक्स स्लैब को बढ़ा देते, तो और सोने पे सुहागा हो जाता, तब ये 10 पे 10 हो जाता। लेकिन क्योंकि वो नहीं दिया है, इसके लिए मैं 8 दूंगा 10 से। ठीक है, आपने दो नंबर काटे। एक तो 50,000 का टैक्स स्लैब आप कह रहे थे कि थोड़ा और बढ़ा देते। आप ये कह रहे थे कि एससी जेड जैसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर देते। एक नंबर शायद आपने एक उसका भी काट लिया। तो मैं आपके जी 10 में से 8 नंबर में समझ सकता हूँ, दो हिस्सों में काटे और आपने ऑलमोस्ट उसको पूरा दे दिया। अब मैं एक और थोड़ा डाइसी क्वेश्चन पे आपके पास आता हूँ। अब बाजार के अंदर अगर आप 8 नंबर दे रहे हो इस बजट को, तो मार्केट के साथ उसको सिंक करूं तो मेरे को जरा फिर लेवल्स भी दो। ये बाजार कहां तक जाएगा? मैं अगले बजट को सुनने तक बाजार को कहां तक देख सकता हूं? बहुत टफ सवाल है डिम्पी जी ये, क्योंकि ये दो दो कारण है इसके वापस। एक तो हम जो वैल्यूएशंस पे आज बैठे हैं, बहुत अग्रेसिव वैल्यूएशंस है। मतलब बाजार ने पूरा फैक्टर इन कर लिया बजट को कि क्या आने वाला है। तो उस हिसाब से मेरी तो यही सलाह रहेगी कि ऑन डिप्स आप बाई करो। ये नहीं है कि इमीडिएटली ये स्ट्रेट लाइन में वापस ऊपर जाने वाला है। हाँ, बाजार में ये होने वाला है कि बहुत बहुत सेलेक्टिवली यहाँ पे इंडेक्स, अगर मैं कोई लेवल्स देना चाहूँ, तो मेरे को लगता है कि सेंस मतलब निफ्टी 16,500 तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और सेंसेक्स करीबन 54 से लेके 56,000 तक जाने की ये संभावना रखता है। लेकिन हाँ, अगर वहां पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करना गलत काम नहीं है, क्योंकि एक चीज देखिए, ये बजट एक साल का बजट नहीं है। आप अगर इसको गौर से अगर लिखो, तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे अनाउंस किए हैं जहां पे इसका बेनिफिट आपको अगले 2 साल 3 साल तक मिलने वाला है। ये नहीं है कि कोई, अगर समझ लो रोड के बारे में बात किए, तो रोड एक साल में बन के रेडी हो जाएगी और उससे कमाना चालू कर देगी सरकार, वैसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म बजट है, जिसको आपको 3 साल का फैक्टर इन करना पड़ेगा। इसके लिए हाँ, बाजार जा सकता है 16,500 तक, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुकिंग करके, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक, ये मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहो इस बजट में। और काफी काफी जो सेक्टर्स को बेनिफिट मिला है, उनमें से स्टॉक स्पेसिफिक हम आगे बात करेंगे। तो वैसे अगर आप काउंटर्स को देखो, तो अगर इंडेक्स नीचे भी जाता है, तो आप फिर भी सेफ रहोगे। तो ये है लेवल्स, और ओवरऑल मैं बुलिश हूँ।
इंडिया, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था 2-3 दिन पहले, मतलब आप इन्वेस्ट करो, ये खाली लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं है, ये अब फंडामेंटली ड्रिवन मार्केट भी हो गया है। ठीक है, वो तो आप राकेश झुनझुनवाला का तो याद ही मत दिलाइए, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। वो आपको पता है कि उसमें कई सारी चीज तो मैं बोल नहीं सकता, हमारी बिरादरी के लिए भी था, तो इसलिए तो सही राकेश बात झुनझुनवाला है। की बात तो खैर ठीक ही बोली थी आपका। मैं समरी कर रहा हूँ एकदम सर जो मूड में आप थे उस दिन, वो एकदम मूड में। मतलब मेरे 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 स्टॉक को काफी बिजनेस दिया था उस दिन, लगता है। तो अब मैं स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन काफी मूड में थे। मजा आ गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग, वो मैं समझ सकता हूँ सर, यूसे या मैकडॉनल्ड्स ऐसा ही है कुछ। अच्छा खैर, एनी हाउ, आप ये बता रहे थे कि 54,000 तक सेंसेक्स हो सकता है, आप ये कह रहे हैं 16,500 तक निफ्टी आ सकता है। आपने ये कहा कि प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते रहो, आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहो, किसी भी डिप का इस्तेमाल करो, और आपको ये मैक्रो बजट ज्यादा लगता है। आपने बजट को 10 में से 8 नंबर दे दिए हैं। मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ आशीष जी भी हैं, मैं जरा एक बार उनके पास जाता हूँ। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज मार्केट की ना वैसी चर्चा नहीं हो रही है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सर चार्ट पर आपको कैसा दिख रहा है, फिबोनाची लगाइए, इकोमोचो क्लाउड लगाइए। आप ना मेरे को अपने नेचर के हिसाब से बताइए, क्योंकि आपने बड़े बड़े कंपनीज में काम किया है, और निमुरा वगैरह में भी आप रहे हैं। मैंने आपकी हिस्ट्री पूरी पढ़ी किताब से, मेरे को बहुत कुछ आपके बारे में पता लगा। ये भारत को लेकर इस समय एफआईज का रुख क्या है? क्योंकि ठीक बजट से पहले काफी पंपिंग हुई, उन्होंने काफी पैसा भारत में लगाया। बजट में कहते हैं देयर इज अ नो न्यू टैक्स, इट्स अ गुड न्यूज। कोई नया टैक्स नहीं आया, नो टिंकरिंग ऑन द टैक्सेस, इट्स अ गुड न्यूज, क्योंकि वो सब लोगों को पता था कि हाँ ऐसा कुछ ना कुछ होगा। हाँ, तो एफआईज का जो पंपिंग है, आपके अकॉर्डिंग ये क्या भारत में आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि एक पॉइंट तो हमको विवेक जी की बात से समझ में आ रहा है, इट्स अ मैक्रो बजट, इट्स नॉट अ माइक्रो बजट। ये 2 साल वाला बजट नहीं है, ये 5 साल वाला बजट है। तो एफआईज भारत में कितना पैसा लगाएंगे, आपके में एक्सपीरियंस? देखिए डिम्पी जी, ओवरऑल जो बजट डिक्लेयर हुआ, वो बजट में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। एक तो जो अनाउंसमेंट किया वो डेफिनेटली बिग बैंग अनाउंसमेंट था, जो सभी जन बता रहे। मैं कोई बजट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि ओवरऑल जो बजट था, जो बैड बैंक्स की बात की उन्होंने, जो रिकैपिटलाइजेशन की बात की, तो शुरुआत से ही जो फोकस रहा है वो इंडस्ट्री ग्रोथ पे रहा है। इस टाइम एक और चीज बहुत सोचने वाली है, इन्होंने इन्फ्लेशन की बात बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो ग्रोथ और लिक्विडिटी पंप और करने वाले, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की गुंजाइश है। लेकिन फिर भी फोकस ग्रोथ पे रहा, जो पिछले बजट में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। अगर मार्केट को मैं बजट के साथ में लिंक करूं, इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया था कि रिकैपिटलाइजेशन होगा, एक बैड बैंक्स की क्रिएट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आया। अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे बजट और मार्केट को साथ में, तो मूवमेंट उस समय पे नहीं आया। जस्ट एक थोड़ा स्पाइक आया और फिर से थोड़ा नीचे आके रुका हुआ था बाजार। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि ये बजट अभी कंक्लूड होता है, वैसे ही बाजार ने छलांग लगानी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हो सकता है कि कहीं से कोई नेगेटिव एंड में कंक्लूजन ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आने के बाद तुरंत मार्केट ने छलांग लगाई। तो इसका पॉजिटिविटी अगर देखा जाए तो ये है कि जो अनाउंसमेंट हुए बैंकिंग क्षेत्रों को लेके, अगर आप देखें तो 26% एक हफ्ते के अंदर पीएसयू बैंक्स जंप कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बुक्स पे काफी सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, जो गवर्नमेंट को पता है। और अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश करें, अगर ये नहीं किया जाता तो आप समझ सकते हैं कितना भारी नुकसान या डेंजर अपने आगे महीने भर या 2 महीने या 3 महीने में या 6 महीने में आपको देखने को मिलता था। नाउ ये अनाउंसमेंट करने के बाद में दूसरी पॉजिटिव चीज क्या हुई है कि यहाँ पर बाहर वाले जो निवेशक है, जैसे एफआईज की हम बात करते हैं, उन्हें एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिला है कि डिस्पाइट ऑफ कोविड, इंडिया इज रेडी टू फाइट बैक ऑन ग्रोथ, नॉट फोकसिंग ऑन ओनली ट्राइंग टू इरेडिकेट कोविड, या उससे रिलेटेड वो बात बिल्कुल नहीं की कि हम कैसे इसमें फंसे हुए हैं या कितना नुकसान हो गया है या कैसे बिजनेस स्लो डाउन हो गया है, लेकिन फोकस पूरा पूरा कैसे ग्रोथ को फोकस किया जाए उसके ऊपर था।
तो इसी के चलते हुए अगर आप देखें तो बैंकिंग क्षेत्र प्राइवेट बैंक्स के साथ पीएसयू बैंक्स भी अगर आप देखें तो 16% पीएसयू बैंक्स क्या 26% पीएसयू बैंक्स ने जंप किया। बैंकिंग सेक्टर एज अ होल 16% एक हफ्ते में जंप किया। मेटल सेक्टर 12% जंप किया। फार्मा क्षेत्र ने 7% की जंप लगाई। तो यहाँ पर सभी क्षेत्र ने पार्टिसिपेट किया। अगर ट्रेंड वीक होता है तो क्या देखते हैं हम कि एक सेक्टर पार्टिसिपेट करता है और दूसरा नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ सब रोटेशनल बाइंग चल रही है और बैंकिंग सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, जो रिलीफ किया है, वो काफी सही किया। तो एफआई का पैसा मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ जी, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमने ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मंथली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2020 के बाद से नॉन स्टॉप इंस्टीट्यूशंस का पैसा मार्केट के अंदर आया है। आप नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, जैन में, फेब में, और आप आंकड़ा देखिए 60-60, 50-50, 60-60 हजार करोड़ का आंकड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर मैं थोड़ा और करेक्ट हो जाऊं तो एक्चुअली जून से आया है। अगर सितंबर के मंथ को छोड़ दिया जाए तो जून से आप नॉन स्टॉप, मई जून से आप नॉन स्टॉप मार्केट्स के अंदर एक पंपिंग एक तरफ हिस्सा देख पा रहे हैं। और आज ऑलमोस्ट हम वापस मई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप पिछले एक साल में करीब करीब पौने एक साल के अंदर एक महीने को छोड़ दिया जाए जिसमें नेट में इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं आया, अदरवाइज आपको हर जगह एक ग्रीन बार्स आपको दिख रही होंगी। आशीष सर, मैं आपसे बस एक बहुत छोटा सा सवाल और लूंगा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि एफआईज का पैसा है और सरकारी बैंकों को लेकर मेजर अनाउंसमेंट की है। सरकारी बैंक में और कितनी जान है? कोई एक ऐसी चीज जो आपको अभी लग रही है कि यस ये भी और चलाएगी इस सेगमेंट को, इस सेक्टर को? देखिए, इसमें दो चीज है। पहली तो जो आपने एफआई पंप इन बताया जो चार्ट, उसके अगर बात की जाए तो ये एफआई पंप इन खाली इंडिया में नहीं हुआ है। लिक्विडिटी ग्लोबली इतनी है कि ये आप अगर दूसरे इमर्जिंग मार्केट देखें, आप कोरिया देखें, आप नेपाली स्टॉक एक्सचेंज को अगर ट्रैक रखें, आप और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को देखें, ब्राजीलियन मार्केट देखें, तो सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। इसका मतलब ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जिस कारण से इमर्जिंग मार्केट्स काफी बड़े हैं। दूसरा कारण ये है काफी लोग इस मार्केट्स में जंप इन हुए जिन्हें प्रोबेबली मार्केट्स के बारे में एबीसी भी नहीं पता, लेकिन जो यूफोरिया हम बोलते हैं, जो मैनिया हम बोलते हैं, उसके चलते हुए वो भी जंप इन हुआ है। तो ऐसे में ये हुआ है कि जो फंडामेंटल्स है वो तो डेफिनेटली ओवरवैल्यूड हो चुके हैं, बिकॉज मार्केट ने बहुत आगे जो चीज मार्केट को 6 महीने में करनी चाहिए थी वो 6 दिन में किया है। तो जो पिछले 2020 से 2021 में अगर देखा जाए तो वही हो रहा है। जो चीज 6 महीने में होनी चाहिए वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने में हो जा रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर में रखना होगा। ठीक है, यानी कि जो मार्केट के अंदर अच्छा आ रहा है उसका रिएक्शन बहुत फास्ट आ रहा है। आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो जो बढ़ जाना चाहिए था 6 महीने के अंदर, वो 6 दिन या 60 दिन के अंदर हो जा रहा है। आपका ये एक का कंसर्न भी है। ये एक्चुअली मार्केट इतना ऐसा तेज क्यों है? एक बार इसका एक और आंकलन विवेक मित्तल से भी लेते हैं। विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अर्निंग्स को बहुत क्लोजली देखते हैं। विवेक जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज हम बजट है तो हम सीधा सीधा आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको नए शेयर्स बता दीजिए, पुराने शेयर्स का अपडेट दीजिए, वो तो आपका चलता ही रहता है, आपसे पता करते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्योंकि आप अर्निंग को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो आपके दिमाग में कम से कम कई सालों की अर्निंग्स का एक छाप भी होगी। भारत में इस बार के बजट से ठीक पहले की अर्निंग, कोविड वाला हिस्से का अर्निंग्स के बाद का, मतलब कोविड के बाद की अर्निंग्स के पिक्चर, और आने वाले दिनों में अर्निंग्स की प्रोजेक्शन के हिसाब से बाजार आपको कैसा लगता है? और सिर्फ अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा जो कंपनी की एक्चुअली बुक्स में आता है। यूफोरिया, हवा बनाना इस भारत के बाजार में बहुत आसान काम है। एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है, बुक्स में क्या हो रहा है, जरा वो मेरे को बताइएगा। शुक्रिया डिम्पी जी। देखिए, अर्निंग्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो जो प्री कोविड इम्पैक्ट था वो शुरू कहां से हुआ था? जनवरी मार्च क्वार्टर में काफी कुछ कंपनीज की जो अर्निंग्स थी वो हिट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि कुछ कंपनीज के जो माल था, जो कच्चा माल वो मंगाते थे चाइना से, वो अटक गया था। कुछ कंपनीज के एक्सपोर्ट रुक गए थे क्योंकि बहुत कुछ अन्य देशों में जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को लॉक करना शुरू कर दिया था, अपने ट्रांसपोर्टेशन को लॉक करना शुरू कर दिया था। दूसरा, जो अप्रैल जून क्वार्टर रहा
वो पूरी तरह से एक लॉकडाउन पीरियड का समय रहा, जो कि जिसमें वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हुई हैं। अब हम चल रहे हैं, जो अर्निंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं अक्टूबर टू दिसंबर की। मार्केट किस लिए मूव कर रहा है? क्योंकि अक्टूबर दिसंबर में वर्ल्ड वाइड कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अगर मैं अर्निंग्स के सारे आंकड़े देख रहा हूं ज्यादातर कंपनीज के, क्यू ऑन क्यू ग्रोथ आना ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। बड़ा सरप्राइज है वाई ग्रोथ आना कंपनीज का, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में कुछ था ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी, और उसके अगेंस्ट में अगर आप 20 से 25% की ग्रोथ दिखा रहे हो, दैट इज एक्चुअल ग्रोथ। दैट इज व्हाई द मार्केट इज रैलिंग ऑन वन साइड, तेजी से चला जा रहा है। दूसरा, अब मैं अर्निंग्स पर आता हूं कि आगे क्या होने वाला है। आगे अगर आप देखेंगे मार्केट में एफआईज क्यों पैसा डाल रहे हैं, उनको 6 महीने की अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप जनवरी मार्च क्वार्टर को जब इस बार रिजल्ट्स आएंगे और पिछले साल के जनवरी मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो वो एक शानदार ग्रोथ दिखाएगा। उसके बाद आप जब अप्रैल जून क्वार्टर में, जहां पर आपने देखा था कि मारुति, एसीसी, इन कंपनीज के जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि 1000 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 10 करोड़ का प्रॉफिट या 300 करोड़ का लॉस। अब जब वो बेस बन चुका है, उस बेस के अगेंस्ट में जब इस बार रिजल्ट्स आएंगे कि 300 करोड़ के लॉस के मुकाबले 1000 करोड़ का प्रॉफिट, तो एक जो जनरल सेंटीमेंट होता है कि हमारी ग्रोथ पटरी पर आ गई है या कुछ हो गया है। आज अगर आप गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट बोलती है कि 10 या 11% जीडीपी पर हम ग्रोथ दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर। मैं बोलता हूं कि आप जीडीपी की वैल्यू देखिए, जीडीपी की वैल्यू प्री कोविड के आसपास जीडीपी वैल्यू पर नहीं आ पाएगी। आप पूरा देश, मतलब काफी बहुत सारे एनालिस्ट शायद इस चीज को गौर भी कर रहे होंगे कि हम भले ही 11% पर ग्रो कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, लेकिन हम तब भी प्री कोविड लेवल पर जीडीपी को लेकर आ पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, कि अगर मैं बोलता हूं कि ये बजट ने बहुत बड़ी एक रैली क्रिएट की है, मैं उसका थोड़ा आंकड़ा साफ कर देता हूं। एफआई जो ग्लोबल रैली जो एक विराम लगा था, उसमें लास्ट वीक पहले लग चुका था। उसके बाद जो इस वीक में हमने देखा कि इंडियन मार्केट में रैली दिखी, करीब 9% इंडेक्स चला है, बजट डे से चला है, मैं मानता हूं, लेकिन एग्जैक्टली मंडे से ही ग्लोबल मार्केट में भी एक बाउंस बैक देखने को मिला। वहां कोई बजट नहीं था। यूरोप में यूरोपियन इंडेक्सेस करीब 5% चली हैं इस वीक में, नेस्डेक करीब 7% चला है। तो हमने केवल उनको आउट परफॉर्म किया है, जो हम बोल सकते हैं कि 2 से 3% हमारा आउट परफॉर्मेंस है, जो हमारे हिस्से का। ये सिर्फ और सिर्फ भारत का निजी बजट का इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी आप ब्लेंड कर रहे हैं इसके अंदर, और आप ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सब जगह ठीक हुआ है। कोरोना वायरस के बाद का जो कंपैरेटिव फिगर्स आ रही हैं, वो सबकी कंपैरेटिव फिगर्स बहुत एग्रेसिव थी, इसलिए बाजार के अंदर एग्रेशन बना हुआ है। सर यही मैं इसी बात को, क्योंकि आपने इस बात को कंक्लूड कर दिया, बस इतना ही और जानना चाहता हूँ आगे कि ये आगे भी बना रहेगा या ये फ्यूज हो जाएगा। देखिए डिम्पी जी, मेरा मानना ये है कि ये जितनी भी रैली आई है, ये एक हेलीकॉप्टर मनी जो कि इन्फ्यूज किया गया था दुनिया, यूरोप में, अमेरिका में, स्टिमुलस के जरिए उन लोगों ने एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया दुनिया भर के बाजारों में। अब यूएस में एक सेकेंड राउंड ऑफ स्टिमुलस आना है, जो कि 1.9 ट्रिलियन की बात हो रही है। उसमें थोड़ी बहुत टिंकरिंग हो सकती है, लेट्स से 1.6, 1.5 जितना भी आता है। ये फ्री का पैसा है जो कि यूएस के लोगों को मिल रहा है उनकी गवर्नमेंट से। अब ये पैसा दोबारा से मार्केट में आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये रैली जल्दी शांत होने वाली है। हो सकता है हम इंडेक्स के कुछ ऐसे लेवल्स देखें जो शायद एनालिस्ट ने सोचे भी नहीं है, तो कुछ भी इस तरह की रैली देखने को मिल सकती है। 16,500 हो सकता है, ये विवेक करवा जी कह रहे हैं। आशीष भी का भी ये मानना है कि यस, बाजार अभी बुलिश है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप भी कह रहे हैं कि ऐसे लेवल्स आ सकते हैं। जिस समय से रैली शुरू हुई थी, पता नहीं क्यों हमको हमारी इंट्यूशन ऐसे कह रही थी कि अब तक की सबसे बड़ी बुल रैली भी हो सकती है। हो सकता है अभी आगे चल के हो जाए, लेकिन इस बुल रैली के अंदर, इस रैली को अगर आप एक चीज से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको अपनी रैली बहुत छोटी लगने लगेगी। वह बीटीसी की तेजी, बिटकॉइन की तेजी, वो है कॉइन्स की तेजी। और इसी कॉइन की एक एक्सचेंज है कॉइन DCX, उसके को फाउंडर राम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। राम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हम ना स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो 10%, 12%, 15% इन सब की चर्चा होती है।
लेकिन जैसे ये फिगर हम आपके सामने लाके खड़े कर देते तो हमको लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। कर तो एक्चुअली आप रहे हो, एक एक साल के अंदर पैसा डबल कर रहे हो, पूरे का पूरी मार्केट उठा के डबल कर रहे हो। मतलब ठीक है, हमारा तो वंस इन अ वाइल होता है, आपका तो बीटीसी इथीरियम, मतलब हमको तो कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि हमने स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों थे, हम सीधा सीधा क्यों नहीं आ गए इसके अंदर। तो राम, ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम सबको कॉम्प्लेक्स आप देते रहोगे, या फिर फाइनली भले हम कछुए हैं, जीतेंगे हम ही, आप खरगोश हो, जीतेंगे हम ही। नहीं सर, डिम्पी जी कैसा है कि हमारा ओवरऑल मार्केट बहुत छोटा है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट एंड अदर कमोडिटीज मार्केट, और अभी ये बहुत रिटेल ड्रिवन है, तो सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं मार्केट प्राइसेस को एंड द मूवमेंट्स को। अभी फिलहाल के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स थोड़े थोड़े करके एंटर होने लगे हैं। थोड़ा फंडामेंटल्स भी थोड़ा डिफरेंट है। बिटकॉइन जैसे आप एसेट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक हार्विंग करके एक नेचर आता है, जिससे सप्लाई रिड्यूस होते जाता है करीब करीब हर 4 साल, तो सप्लाई श्रिंकेज होता रहता है। और अभी जैसे आप देख रहे हो लास्ट 1 साल में डिमांड बहुत बढ़ गया है, और इंस्टीट्यूशन के तरफ से बहुत बड़ा डिमांड, बहुत बड़े बाइज हो रहे हैं। अभी लास्ट वीक यूएस में एक बहुत बड़ा डील हुआ है जहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है बिटकॉइन में। तो मार्केट स्टेबल होगा, जैसे ज्यादा से ज्यादा अडॉप्शन होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी उसमें। हाँ, पर वो जो इफेक्ट है, फंडामेंटल इफेक्ट जो है, जहाँ सप्लाई रिड्यूस होते रहता है, इसकी वजह से रिटर्न्स इन जनरल अच्छे ही होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है राम, मैं आपसे एक और 2 फंडामेंटल क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले आशीष सर को एक बार मैं जरा थैंक यू कर दूंगा, क्योंकि मेरे को उनका पता आज मेंटरशिप का प्रोग्राम है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम ले लिया था। आशीष सर, मेरे को मालूम है आपको जाना है, तो आप चाहें तो एक बार फ्री हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वैल्यूएबल एडवाइस आज के इस बजट सेशन में रखने के लिए। राम, एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी। खतरे के ना बादल एकदम से मंडरा रहे थे ठीक बजट से पहले कि जी हम अपनी डिजिटल करेंसी को लेके आएंगे और सारी प्राइवेट करेंसीज को बंद कर देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि क्रिप्टो करेंसीज वाले सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े थे कि मैडम बस अब आप बोलना मत, ये मत बोलना, और सब कुछ आप जो बोलना आप बोल दो, ये मत बोलना कि हम प्राइवेट करेंसीज को बंद कर रहे हैं। ये खतरा टल गया है या फिर अभी भी बरकरार है? तो आप अगर बिल को थोड़ा समझे और फिर जैसे पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके जो रिप्लाईज आते हैं, एक चीज हमें समझना है कि क्रिप्टो अगर करेंसी की तरह हम देख रहे हैं, तो आईएनआर के पैरेलल में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो भारत के जो लॉज है उसके हिसाब से भारत में एक ही लीगल टेंडर हो सकता है और एक और करेंसी होना इलीगल है। अभी जो क्रिप्टो करेंसी वो ये हो गया कि उसका नाम करेंसी हो गया, इसलिए सब लोग उसको करेंसी ही समझते हैं। पर दो फायदे हैं जो भारत सरकार भी, मेरा मानना है, सोच रही होगी। जो डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल आईएनआर की जो बात करती है, एक फायदा है भारत देश को अगर भारत डिजिटल करेंसी निकालती है, कि जो आरबीआई को जो बैंकों के थ्रू करेंसी का कंट्रोल मिल रहा है, वो आज उनको डायरेक्ट कंट्रोल मिलेगा अगर वो डिजिटल करेंसी में जाती है। भारत अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकालती है, तो आज आरबीआई करेंसी मार्केट को बैंकों के थ्रू मैनेज करती है, एंड ये एक गुड एडवांटेज रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी एफिशिएंसीज आएंगी करेंसी मार्केट में। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो सरकार बोल रही है, ये अभी हमने बिल तो देखा नहीं है, हमने डिटेल्स में हमने देखा नहीं है, बट समझ में ये आ रहा है कि अगर जो पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ी हो सकती है, वैसे चीजों के लिए सरकार रोक लगाने की सोच है ऐसी सरकार में, जो मैं एक प्रकार से सही भी कहूंगा। बट आप एक लार्जर पिक्चर देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि जो हम इतने समय से मांग रहे थे, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो मुझे थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारा अप्रोच थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है सिंगापुर में का सिस्टम अगर देखोगे तो उसमें भी समवट ऐसे ही हुआ था कि आपको अगर खुद का करेंसी या क्रिप्टो चलाना है तो आपको एक लाइसेंसिंग रेजिम बन गया था, आपको वहां से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से सिस्टम बढ़ रहा था। और जो कि मैं मानता हूँ सही है।
एक्सचेंजेस को सिंगापुर गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, जैसे हम कॉइन डीसीएक्स शॉर्टलिस्ट में है सिंगापुर के लाइसेंस के लिए भी। तो जैसे जैसे लाइसेंसेस रेजीम एक इंडिया में भी आएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्रिप्टोज है। क्रिप्टो के अंदर फुल ट्रैकिंग है, आईएनआर के अंदर पूरा ट्रैकिंग है। आईएनआर तो क्रिप्टो का जो ट्रैकिंग है वो एक्सचेंजेस के थ्रू आप कर सकते हो, और यही हमारी एक मांग है सरकार से। ठीक है, इंटरेस्टिंग। वैसे ये जो हम प्रोग्राम है राम, ये हम प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक भी भेज रहे हैं, टैग करेंगे। आई होप जो आप बोल रहे हैं वो वहाँ के अधिकारीगण भी देख रहे होंगे, समझेंगे उसको, और हो सकता है इस पे कोई ना कोई एक्शन या किसी ना किसी तरह के प्रपोजल या कोई ना कोई बात आपसे हमसे संपर्क में साधे रहे हैं। विवेक सर मेरे साथ हैं। विवेक इनफैक्ट आज दो हैं, विवेक करवा भी हैं और विवेक मित्तल भी हैं। विवेक करवा सर, मैं आपके पास एक बार वापस से लौट के आ रहा हूँ। अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मैंने आपसे अच्छी अच्छी चीजें पूछी, बुरी बुरी चीजें क्या है, कहां पे डर है, किस जगह पे खतरा है, क्या ऐसी चीज है जो दिख नहीं रही है इस यूफोरिया के अंदर, जिसको वो है, वो अवेलेबल है, बट अभी हो सकता है दबी हुई हो, पर्दे के पीछे हो, समझ में ना आ रही हो, दिख ना रही हो। वो डर कहां है? ऑफ कोर्स डर के आगे जीत है, बट डर पता तो हो डर क्या है। डिम्पी जी, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि बुल मार्केट्स कैन क्लाइम वॉल ऑफ वरी, मतलब कितना भी डर हो फिर भी वो दीवार को पार कर सकता है बुल मार्केट। वही एक सिचुएशन है आज के दिन। और आज के दिन जो सबसे बड़ा डर हो सकता है वो सबके आंखों के सामने है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है और नहीं सोच रहा है कि ये हो भी सकता है और पॉसिबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा डर आज मुझे लगता है लिक्विडिटी। अब देखो, फंडामेंटल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, इसके लिए मार्केट उतना सपोर्ट करे तो ठीक है, लेकिन जो लिक्विडिटी भी पीछे है, जैसे अभी आशीष सर बोल रहे थे कि वर्ल्ड ओवर इतना पैसा आ रहा है, और अब अगर एक और पैकेज डिक्लेयर होता है यूएस में 1.9 ट्रिलियन डॉलर, सोचो आप, मतलब इंडिया का जो जीडीपी आज 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, वो उसका ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा खाली पैकेज अनाउंस कर देंगे। तो उतना जो पैसा आ रहा है और ये सारे स्टॉक्स को वर्ल्ड ओवर चेस कर रहा है, जिस दिन ये लिक्विडिटी थोड़ा भी टाइट होगा, और इसका संकेत इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट शायद महीने भर पहले आरबीआई ने 2 लाख करोड़, या एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे, वो एक एक्शन, मतलब वो जो आरबीआई पे मतलब प्लेटफॉर्म पे वो करके उन्होंने सकआउट किया था लिक्विडिटी, और पिछले 2 मीटिंग से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को एक स्थगित रखा हुआ है, मतलब बढ़ाया नहीं है। अब आगे चल के क्या होगा, जैसे जैसे ये ज्यादा लिक्विडिटी आएगी और ग्रोथ यहाँ से और पंप अप होगी ऊपर, तो आपका इन्फ्लेशन पक्का बढ़ने वाला। और कल का भी अगर आप स्टेटमेंट गवर्नर साहब का सुन लो, तो वो यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और जिस दिन ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और ये होगा, एक ना एक दिन होगा, ये आज होगा, 6 महीने बाद होगा, ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जब ये होगा वर्ल्ड वाइड, और फेड एक स्टेटमेंट अगर दे दे कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट में, उस दिन ये पूरा मार्केट टूटने वाला है। क्योंकि जो अभी हो रहा है उसका रिवर्स भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग घमासान चालू हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, ये होगा करके हम सबको मालूम है। अब हाँ, अब तो ये है कि बस मतलब ट्रेन फास्ट चल रही है तो ट्रेन में बैठे रहो, सफर का एंजॉय करो, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, नहीं तो ये जब होगा उस दिन बहुत बड़ा क्रैश भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा विवेक सर, राम भी है, तो मैं एक्चुअली कोई वर्सेस वाला फिगर में नहीं हूँ कि स्टॉक वर्सेस क्रिप्टोज है, लेकिन क्या आपको राम जी की तरक्की से डर लगेगा? आपको उनकी ग्रोथ से कहीं चिंता होती है स्टॉक मार्केट वालों को? यार जो टेंटेटिव पैसा हमारे पास आना चाहिए था, वो टेंटेटिव का एक बड़ा हिस्सा आजकल क्रिप्टोज वाले ले जाते हैं, तो कहीं कंपटीशन की भावना है? आप वैसे अच्छे दोस्त होंगे पक्के, मैं मान सकता हूँ, बट फिर भी प्रोफेशनली जरा मेरे को बता दीजिए। देखिए, राम से तो सबको डर लगना चाहिए, और हम इतना बड़ा मंदिर भी बनाने वाले हैं उनके लिए, तो कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, मैं इतना नहीं समझता हूँ बिटकॉइंस को। और जैसे उन्होंने खुद ने कहा था कि कोई भी कंट्री में पैरेलल करेंसी नहीं हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। अब सरकार इस पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है, कोई इकोसिस्टम लेके आती है, तो उसके बाद में हाँ थोड़ा बहुत हम भी इसको देखेंगे। लेकिन
इसमें आज कोई कंपटीशन की चीज नहीं है। देखो कोई तरक्की का क्या है, इनफैक्ट अगर कोई तरक्की करता है तो हमको तो उनसे सीखना चाहिए। मैं तो लोगों को सबको बोलता हूँ, जो भी अडानी अंबानी को कोसते रहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अरे भाई तुम भी अडानी अंबानी बनना चाहता है अंदर ही अंदर, लेकिन उनको अगर कोसेगा तो तू जो बनना चाहता है उनको क्यों कोसता है मत कर तो कभी नहीं बनेगा वो। तो तरक्की से तो हमको प्रभावित होना चाहिए, हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हाँ, आज ये कि बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, बहुत छोटा हिस्सा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइंस में, और इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है कि उनका जो भी वेल्थ है उसका अगर मेरा जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हो, मैं उसका 50% बेच के बिटकॉइंस में लगा लूं, इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेता। हाँ, मैंने बहुतों को देखा है। एलन मस्क ऐसा कर रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज को बहुत बड़ा बिटकॉइन में भी रखते हैं, वो हाइपर लूप भी बनाते हैं, वो सारी ऐसी इनोवेशन करते हैं जो क्लासिकली ट्रेडिशनली लोग नहीं करते हैं। इसलिए वो मुकेश अंबानी की हो सकते, वो आधी उम्र के भी हों या फिर थोड़ा उनसे छोटे ही हों, लेकिन वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हो गए। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि आपको भी थोड़ा बहुत एलन मस्क से लेना चाहिए, कुछ समझना चाहिए? उन्होंने तो नासा को भी हरा दिया। देखो एलन मस्क अगर आज 500,000 करोड़ अगर नुकसान भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका एक बाल भी मांगना नहीं होने वाला है, हम रोड पे आ जाएंगे ये भी आप और वो मार्स पे जाने की बातें करते हैं, हमारे तो सांस उड़ जाएगा मार्स पे जाने की आप बात भी करोगे तो उनका और हमारा कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। अगर मतलब उनके पास इतना बड़ा केक है कि एक स्लाइस काट के अगर वो किसी को भी डाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारा वैसा नहीं है हिसाब किताब, तो बहुत दूर है हम इससे। और हाँ, वो यंग भी है, तो आपने जैसे बोला कि यंग ब्लड है तो वो जोश वगैरह रहता है, और उनको पता है 1,000 करोड़ अगर नुकसान हो तो क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ना है। ठीक है। अच्छा सर, मैं अब थोड़ा सा एक सीरियस नोट पे एक और चीज आपसे जानना चाहता था। मान लो मैंने इस बजट को सुनने के बाद मार्केट के अंदर पैसा लगाया, मैं भगवान चाहे तो निर्मला सीतारमन ही देश की फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जब हम अगली बार उनको हम सुनेंगे, अगले 1 साल बाद उनको अब सुनेंगे, तो क्या हम ये मान के चलें कि मैडम ने जो इस बार बोला था 100 साल का अच्छा बजट है, अगली बार भी ऐसे बोलेंगे 110 साल का अच्छा बजट है, तो हम अपने पैसे को 20-30% बढ़ा देंगे? हमारा इतना पैसा बढ़ जाएगा कि 20 से 30% पैसा बढ़ जाएगा, जो भी हम लगा रहे हैं, कहीं भी हम लगा रहे हैं। ऑफकोर्स हम सोच समझ के लगाएंगे, आप जैसे एक्सपर्ट्स की हेल्प से लगाएंगे, पीएमएससी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, बट क्या मैं 20 से 30% पैसे की एक्सपेक्टेशन मान के चलूं कि इस बजट से और आने वाले बजट के अंदर पैसा बन जाएगा? देखिए डिम्पी जी, जैसे एक जोक पे हम 2 बार नहीं हंस सकते, वैसे ही मुझे मालूम है कि निर्मला जी भी एक ही स्टेटमेंट वापस नहीं देने वाली है कि 110 लास्ट टाइम 100 साल बोला, इस साल 10% बढ़ा के 110 बोल दिया, वैसे नहीं होने वाला है। तो अब अब इस साल क्या क्या होगा इकोनॉमी में, दुनिया में, उस पर डिपेंड करेगा अगला बजट भी क्या करता है। और गवर्नमेंट का मतलब बहुत बड़ा डाइवर्समेंट टारगेट है, इनफैक्ट 22 के अंदर वो LIC भी डाइवर्समेंट कर देंगे करके बोल रहे हैं, तो उससे काफी बड़ा पैसा उठाएंगे, और इसके लिए उनके पास आज वो एक कुशन बोल दो या सपोर्ट बोल दो, उनके पास है। तो आगे चल के क्या होने वाला है कि एक ये देखो, आप 20% 30% जितना कमाना है वो आपके स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग आप जो करते हो उस पर निर्भर करता है। इंडेक्स डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, मुझे आज भी ओवर वैल्यूड लगता है। और इनफैक्ट मैं तो आपको बोल रहा था ना कि अगर 40 या 42 आए सेंसेक्स तो मैं बहुत खुश होऊंगा। वो 46 तक आया और बाउंस बैक हो गया, बजट अच्छा था करके। लेकिन हाँ, बजट का ही चार्म, मतलब हनीमून रोज नहीं मनाया जाता है, बराबर, तो बजट का चार्म रोज नहीं रहने वाला है। ये आगे चल के लोगों को लगेगा कि हाँ वैल्यूएशन ज्यादा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुकिंग करो और ऐसे स्टॉक्स में रहो जो अनफोल्ड हो सकता है अगले 1 साल में। ये नहीं है कि 30% आप नहीं कमा सकते, पॉसिबिलिटी है, आज भी है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा या अच्छे एडवाइजर के साथ आपको बन के रहना पड़ेगा। तो आगे चल के हो सकता है हम स्टॉक्स भी बात करें, लेकिन हाँ वैसे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, तो एक होप तो है कि आने वाला बजट और भी अच्छे से रहेगा और हम कम से कम इंडियन मार्केट के अंदर हैं जो कि अपने आप में ग्रोथ वाली मार्केट है। मैं विवेक जी आपसे बस एक छोटा सा, विवेक मित्तल जी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पता करूंगा और फिर उसके बाद मैं राम से एक आखिरी वर्डिक्ट लेके कंक्लूड भी करूंगा इस सेशन को। पहले विवेक मित्तल आपसे, चलो ठीक है, हमको मार्केट के अंदर अच्छा बजट है, आने वाले दिनों में तस्वीर अच्छी दिख रही है। विवेक जी भी कह रहे हैं कि 20-30% कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। जब मैं सिलेक्शंस की बात करता हूँ तो मैं एक फौरी तौर पर 2 लाइन खींच सकता हूँ, पहले 50 शेयर और उसके बाद 50 के इतर, यानी कि उसके हट के जो और शेयर्स होते हैं। तो क्या मिड कैप कैटेगरी में चला जाऊं
देखो मैं मिड कैप कैटेगरी में भी सिलेक्टिव होऊंगा, हाँ मैं फ्रंट लाइन कैटेगरी में भी सिलेक्टिव हो सकता हूँ, लेकिन मैं जा एक ही जगह सकता हूँ। आप मेरी मजबूरी समझ लो कैसे भी। तो क्या आप मिड कैप की तरफ मेरे को भेज रहे हो या फिर फ्रंट लाइन की तरफ जहां पे एफ का पैसा है, और मिड कैप जहां पर अच्छी वैल्यूएशन है? देखिए डिम्पी जी, मैं यही मानता हूं कि अब मिड कैप स्मॉल कैप में ही थोड़ा सा अच्छी पॉकेट जो फेयर कंपनीज हैं, फेयर मैनेजमेंट है, वहां पर थोड़ा आप ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडेक्स में हो क्या गया है कि काफी तेज रन अप आ चुका है। अगर हम इस वीक में भी देखें, जो जितना भी ये बाउंस बैक आया है, ये ज्यादातर इंडेक्स शेयरों में ज्यादा है, बारिंग की पीएसयू बैंक्स को छोड़ दें थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट है, आप वहां जाएं, क्योंकि ये अब मार्केट वैल्यूएशंस पर चलने वाला है कि कहाँ वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेस्ड है, कहां पर ग्रोथ उसके पैरेलल है, या थोड़ी बहुत कम भी है तो चल जाएगा। लेकिन जहां पर ग्रोथ नहीं है और आप उस स्टॉक में लगातार पैसा डाल रहे हैं और केवल एक ये सोचकर कि शायद ये काउंटर सारा स्टॉक मार्केट चल रहा है तो ये भी चल जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन जिस दिन वो गिरेगा उस दिन आपको एग्जिट नहीं मिलता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे स्टॉक में पैसा डालें जहां पर कि जब मार्केट गिरना शुरू हो तो आपको एग्जिट भी मिल सकता है, मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक तो फिर डाउन फ्रीज लगने शुरू हो जाते हैं और वो फिर एग्जिट ही नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ध्यान आप रखना ये होगा। कह रहे हैं कि मिड कैप कैटेगरी में तो रहो, बट वैल्यूएशन वाले शेयर्स में रखो जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है। और आप ये भी जी कहना चाह रहे हैं कि बाजार के जो उथल पुथल होएगी, आप उसमें अच्छी फेयर वैल्यूएशन वाले स्टॉक पकड़ो, ग्रोथ वाले सेक्टर पकड़ो। ठीक है, ये हिस्सा है बाजार का ऊपर और नीचे करना, लेकिन आप तब घबराएंगे नहीं, तब आप डरेंगे नहीं। आप यही बात कहना चाह रहे हैं विवेक मित्तल जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, डन, ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन राम आपसे, क्योंकि आपका जो मार्केट है राम, वो आपको पता है कि वो ग्लोबली ज्यादा चीजों पे चलता है एज कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट या एज कंपेयर टू इंडियन फंडामेंटल्स पे। तो कोई मैं अगर आपसे बहुत ही हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन पूछूं कि आज मेरे को अगर इथीरियम, बिटकॉइन या कोई ऑल्ट कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एकाएक मैं जागा हूं, मैंने खाता खुलवाया है, मैं पैसा लगा रहा हूं, तो मैं आप मेरे को क्या दिलासा देंगे? आप मेरे को क्या बोलेंगे कि हैं यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक? आप ऐसे क्या चीज गिनवाने वाले हैं कि जिससे मेरे को लगे कि हाँ राम सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं? ठीक है, तो मैं दो चीज बताऊंगा। एक तो मैंने आपको पहले बिटकॉइन की मैंने सप्लाई श्रिंकेज वाली बात बताई, ये कोड में लिखा हुआ और ये कंटिन्यूअस है। तो सप्लाई श्रिंकेज होने वाला है, अगले 4 साल बाद वापस सप्लाई श्रिंकेज आएगा, एंड इसी कारण डिमांड जैसे ही बढ़ते जा रहा है बिटकॉइन में आपको वैल्यू रिटर्न्स अच्छा मिलने वाला है। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है इथीरियम की, जो आप बात कर रहे थे। इथीरियम एक ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बाकी कई सारी टोकन्स और एप्लीकेशंस लिखी जाती है। तो वो बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बाकी के सारे प्रोडक्ट्स या जो भी एफिशिएंसी बाकी कोई भी इंडस्ट्री में आप अगर यूज कर रहे हैं तो वो बहुत यूटिलाइज होता है, जिसके वजह से इथीरियम का यूटिलाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब बढ़ने वाला है। जैसे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा, इसीलिए इथीरियम में भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल चीज है, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें क्रिप्टो में। ऑल्ट कॉइन्स में मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप स्टडी करें मार्केट को, उस टोकन्स को, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशंस को, और फिर आप डिसीजन ले। बट बिटकॉइन और इथीरियम ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स में आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चले। दिस इज परहैप्स मैं आपको ये बता सकता हूँ। राम, ये जब तक इस बजट की वैलिडिटी खत्म होगी तब तक टैक्स तो नहीं लग जाएगा आपके ऊपर 18%? ये तो सरकार के ऊपर है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ। आप चाहते हो टैक्स लगे आपके ऊपर 18%? अच्छा, आप ही इकलौते ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारे ऊपर टैक्स लगा दो। सब लोग ऐसे होते होंगे कि नहीं भाई साहब हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ। मतलब क्रिप्टो वाले ऐसे होते होंगे कि मैम प्लीज हमारे ऊपर आप टैक्स लगा दो 18% का, ताकि फिर आप जो है आप उसमें, आपको पता है कि वो तो फिर फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा, आप टैक्स ले लो। 18% की सो कॉल्ड एक तरह से रिश्वत आप देना चाहते हो, ठीक है क्या आपके ऊपर टैक्स लगा दें? रिश्वत की बात नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक रेवेन्यू पोटेंशियल है सरकार के लिए भी। जब सरकार को रेवेन्यूज, जहाँ आज डाइवेस्टमेंट और बहुत सारी तरीके से रेवेन्यू बूस्ट करना चाहती है सरकार, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा मार्केट है जहाँ पे ग्लोबल फंड्स भी आते हैं, सो इंडिया विल बी हैविंग नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। तो
इस हिसाब से अगर आप टैक्स लगाते हो, मतलब 18% हो या जो भी स्ट्रक्चर बनता है, टैक्सेशन सर फॉर श्योर हमें एक क्लासिफिकेशन देगा, पर टैक्सेशन से सरकार को भी फायदा है, और एक आज जो ट्रेडर्स है जो अवॉइड करना चाहते हैं स्टफ, उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं अच्छे से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं, और ये एक और तरीका बनेगा सरकार को एंड जनता को टू अर्न मनी इन देयर लाइक उनका पोर्टफोलियो में पैसा अर्न करने का एक अच्छा तरीका मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ आने से ज्यादा एडॉप्शन आएगा। मैं आपकी बात की, आपकी लैंग्वेज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ तो सकता हूँ कि आप ठीक है, आप चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो टैक्स वाली बात ना आपको भी चुभती है कि भाई टैक्स के अलावा देख लो कोई और रास्ता मैडम, अगर बीच में बनता हो तो आप वैसे कुछ निकाल लीजिए। बट एनी हाउ, बहुत अच्छा लगा आपसे आज सबसे बातचीत करके। विवेक सर, इनफैक्ट विवेक ट्विंस थे आज तो हमारे साथ, विवेक करवा एंड विवेक मित्तल, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और राम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सर तो पहले हमारे साथ विदा ले चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे इस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी इस होप के साथ। आज इस सेगमेंट को अभी हम यही रोक रहे हैं।